हेलो 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 जी, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मेरा नाम है अभिषेक। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे हम वाल्मीकि नगर के डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस को और मंदिरों को एक्सप्लोर किया था। सो इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया टू नेपाल और उस साइड के डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस और मंदिरों को देखेंगे। तो जी सबसे पहले इंडियन साइड में अपने बैग का चेक इन करवाने के बाद ऑटो से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं गंडकी बैराज, और इस बैराज को क्रॉस करते ही हम लोग एंटर कर चुके हैं नेपाल की टेरिटरी में। जैसे ही हमने गंडकी बैराज को क्रॉस किया, सामने ही है एक ऑटो स्टैंड जहाँ से आप ऑटो बुक कर सकते हो डिफरेंट प्लेसेस को घुमाने के लिए। वैसे जब हम पहुंचे थे वहाँ पे ढेर सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, तो हमें तो शेयरिंग में ही मिल गया और हम लोगों ने पे किए 120 रुपीज पर हेड इन सारी जगहों को घुमाने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो नेपाली साइड में सबसे पहले हम पहुंच गए गजेंद्र दास मोक्ष धाम मंदिर। आप जो मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, आपने वो कहानी तो सुनी ही होगी कि कैसे मगरमच्छ ने गज के पैर को जकड़ लिया था। उन्हीं को डेडिकेटेड है यहाँ पर मंदिर। चलिए अंदर चल के देखते हैं कैसा है मंदिर अंदर से। मंदिर में मेरा दर्शन हो गया। अनफॉर्चुनेटली कैमरा वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं था मंदिर के अंदर, तो मैं आपको अंदर से तो नहीं दिखला पाया, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ, मंदिर अंदर से बहुत ही खूबसूरत है। थोड़ा थोड़ा तो मुझे द्रविडियन आर्किटेक्चर लगा। जिस तरीके की डिज़ाइंस बनाई हुई थी, जिस तरह कई सारे डीटीज़ की मूर्तियाँ बनाई हुई थी, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था अंदर से देख करके। मंदिर वैसे डेडिकेटेड है भगवान श्री हरि विष्णु को। आपको मैंने स्टोरी बताया ना वो हाथी और मगरमच्छ वाली, तो जब हाथी ने भगवान श्री हरि विष्णु का आवाहन किया, तब उन्होंने गरुड़ पर बैठ कर वो यहाँ पर आए और हाथी को बचाया। तो उसी स्टोरी को डेडिकेटेड है ये मंदिर। अगर आप अंदर जाओगे तो बहुत ही खूबसूरत सी एक प्रतिमा बनाई हुई है जो गरुड़ जी पर बैठ करके भगवान श्री हरि विष्णु आए हैं। बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट भी था, मतलब पूछो मत। मुझे ये मंदिर काफ़ी पसंद आया। खैर चलिए अब आपको दूसरा जगह दिखलाता हूँ इसी मंदिर के कैंपस के अंदर का। मंदिर के सामने से ही गंडक नदी भी बह रही है, आप देख सकते हो, और वो है हमारा प्यारा भारत और ये है नेपाल। यहाँ पर आप देखोगे तो एक यज्ञशाला भी बना हुआ है। ओके, नाउ आई गॉट टू नो व्हाई इट इज़ कॉल्ड गजेंद्रनाथ मोक्ष धाम। इस जगह पर ही भगवान श्री हरि विष्णु ने मगरमच्छ को वध करके इस जगह पर उन्होंने गजेंद्र, जो कि हाथियों का राजा होता करता था, उसको यहाँ पर मोक्ष प्रदान किया था। इसलिए इस जगह पर आप देखोगे कि इस जगह पर क्रिमेशन भी होता है। बहुत सारे लोग के मरने के बाद अंत्येष्टि क्रिया भी इस जगह पर करी जाती है, इसलिए इसे मोक्ष धाम भी कहा जाता है। खैर चलिए, यहाँ पर एक शीश महल भी है, वो भी चल के आपको दिखलाता हूँ। जय हो। राधा रानी है, कृष्ण मोहन है ना। ओके, और इधर आप देख सकते हो चारों ओर कांच लगे हुए हैं और ऊपर में छोटे छोटे कांच के टुकड़े। रंग बिरंगे, और सेंटर में राधे कृष्ण की मूर्तियां बनाई गई हैं। और ये रहा मैं। गजेंद्र मोक्ष धाम और शीश महल हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। तो जी गजेंद्र मोक्ष धाम एक्सप्लोर करने के बाद अब हम लोग आ गए हैं नेपाल में ही बनी सस्पेंशन ब्रिज को एक्सप्लोर करने। लोकल लोग यहाँ पर इसे झूला पुल के नाम से भी जानते हैं। देखने में तो मुझे ये एक नॉर्मल पुल सा ही लग रहा है। चलिए ऊपर चढ़ कर देखते हैं कैसा है इसका एक्सपीरियंस। ओके, आई वॉज रॉन्ग। ये टोटली वेस्ट नहीं है, अच्छा है, ये भी एक्सपीरियंस है। आप चल रहे हो रिवर के ऊपर, एक पतला सा पुल है जो कि केवल और केवल रोप्स और केबल से ही बैलेंस्ड है। अच्छा है, वन टाइम एक्सपीरियंस है, आप कर सकते हो। अगर आप इधर आ ही रहे हो तो इसके लिए स्पेशली नहीं आने का, लेकिन अगर आ रहे हो तो ज़रूर इस जगह पर आ जाओ। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ नोटिस कर रहे हैं कि ये पुल जो है ना, टेढ़ा है, सीधा एकदम नहीं है, थोड़ा कर्व्ड है, और सिर्फ आप केबल्स पे ही बैलेंस्ड है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस किया, इससे पहले भी मैं सस्पेंशन ब्रिज पे जा चुका हूँ,
लेकिन वो सस्पेंशन ब्रिज कुछ इस तरीके से ऑसिलेट करता था। लेकिन ये जो ब्रिज है वो इस तरीके से सेम एक ही पोजीशन पर टिका रह के ऐसे 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 ऑसिलेट कर रहा है। तो ये थोड़ा ज़्यादा डरावना है, एक साइड बेंड हो जा रहा है, झुक जा रहा है, केबल के सहारे लटका हुआ है। तो अब हम लोग आ गए अपने सबसे लास्ट पॉइंट पर, जो कि है त्रिवेणी घाट। आप मेरे पीछे शायद गंडकी नदी देख पा रहे होंगे। यहाँ पर बोटिंग भी होती है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो बुकिंग करके। और वैसे यहाँ पर एक मंदिर भी है, चलिए आपको मंदिर में दर्शन करवाते हैं। अनफॉर्चुनेटली दोपहर होने की वजह से ही मंदिर बंद है। चलिए आपको नदी की ओर ले चलते हैं। कुछ ऐसा है नदी, एंड यहाँ पर बोट्स लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर स्नान भी कर रहे हैं। ऐसा है बोट, और उसके ऊपर झंडा लगा हुआ है नेपाल का, दुनिया का एकमात्र ट्रायंगुलर झंडा। अभी मैं जिस साइड खड़ा हूँ ये है नेपाल का साइड, एंड इस नदी के उस साइड जो आप देखोगे वहाँ पर मैं आपको ले गया था कौलेश्वर धाम मंदिर, वो उस साइड में है, और वो है इंडिया वाला साइड। तो हम लोगों ने त्रिवेणी धाम एक्सप्लोर कर लिया। अब चलिए हम लोग वापस चलते हैं इंडो नेपाल बॉर्डर के पास। अच्छा, एक और चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस किया कि यहाँ पर गरम मसाले बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। कह रहे हैं कि इस जगह पे इंपोर्ट टैक्स नहीं होता है, और 650 रुपये के जी यहाँ पर गरम मसाला मिल रहा है मिक्स करके। अब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कि हमारे यहाँ कितने का मिलता है, लेकिन एक भैया है वो बता रहे हैं कि 1000-1200 का भी मिलता है। अगर सस्ता मिल रहा है, लेना चाहो तो आप ले सकते हो, अच्छी बात है। खैर चलिए हम लोग चलते हैं बॉर्डर के पास। तो हम लोग फिर से आ गए हैं इंडो नेपाल बॉर्डर के सामने। आप मेरे पीछे बॉर्डर देख सकते हो, बराज है। वन थिंग आई मस्ट है कि यार नेपाल के रोड्स हर जगह परेशान करते हैं। चाहे आप काठमांडू चले जाओ रक्सौल वाले रास्ते से, चाहे इधर भी घूम रहे थे 3-4 पॉइंट्स, रोड्स बहुत ख़राब है इस जगह के। और मैं तो सुन रहा हूँ ड्राइवर साहब बता रहे थे कि इधर का जो रोड है वो भी बिहार गवर्नमेंट ही मैनेज करती है, जो नदी के साइड वाले रोड्स। अब आई डोंट नो कितना सही है, लेकिन रोड्स की स्थिति ना ही इधर ठीक है और ना ही काठमांडू वाले रास्ते का, चाहे काठमांडू से पोखरा वाले रास्ते का। कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को इसके ऊपर। खैर चलिए चलते हैं हम लोग वापस इंडिया। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस करा। जैसे ही आप बॉर्डर पार करके नेपाल साइड में आते हो, यहाँ पे लाइन से बथेरे शॉप्स खुले हुए हैं, बियर के, अल्कोहल के, चिकन के और फिशेस के। बहुत सारे लोग इस पर आ रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं, पी के उस साइड चले जा रहे हैं। कोई बोलने वाला नहीं है। बीइंग बिहार ड्राई स्टेट, बहुत सारे लोग इस साइड आ रहे हैं। उनके लिए तो बल्ले बल्ले है जो कि बॉर्डरिंग एरियाज़ में रह रहे हैं। आप कितना भी खा के चले जाओ, पी के जाओ, खुद चले जाओ, टून हो के चले जाओ, देयर इज़ नो वन टू स्टॉप यू। हाँ, बस बॉर्डर आप नहीं ले आ सकते, क्योंकि वहाँ पर SSB के जवान हैं, वो चेक करते हैं आपके बैग को। लेकिन फिर भी बता रहे, दुकानदार वाले बता रहे हैं कि कहीं कहीं छुपा कर पैंट के अंदर छुपा करके लोग ले ही जाते हैं। तो पीने वाले का कोई रोक नहीं सकता है, उसके आप कुछ इंतजाम कर नहीं सकते हो। घूमते घूमते आज फिर मैं आ गया हूँ गंडकी बराज पुल पर। आप मेरे पीछे देख सकते हो एक रोड बना हुआ है, ये इंडिया और नेपाल को बॉर्डर को भी कनेक्ट करता है। ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है, फ्री बॉर्डर है अपना, तो बहुत सारे लोग इधर से उधर क्रॉस करते ही रहते हैं। और इस पुल जो है, जिस ब्रिज के नीचे में बराज बना हुआ है, मैं तो बहुत ही हाईली रिकमेंड करूँगा। ये बहुत ही शानदार जगह है। आप आओ, अपनी फैमिली को लेकर के आओ, अपने बच्चों को लेकर के आओ, बताओ उन्हें कि बराज क्या होता है, बराज का यूजेज क्या होता है, कैसे बराज की मदद से पानी को डाइवर्ट किया जा सकता है, इरिगेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, डिफरेंट पर्पसेज के लिए यूज़ होता है। अभी हम लोग न्यूज़ में सुने हैं कि पहलगाम अटैक होने के बाद इंडस वाटर ट्रीटी को हम लोगों ने कैंसिल कर दिया है। अब इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल करने की वजह से हमारा वहाँ पे बराज है, बराज में हम वाटर को स्टोर कर सकते हैं, डैम से हम अपने वाटर को स्टोर करके डाइवर्ट कर सकते हैं, हम खुद भी उस पानी का यूज़ कर सकते हैं। उसका कंट्रोल हमारे हाथों में है। साथ ही साथ अगर आप चाहो तो डैम्स में, बराजेस के ऊपर आप पावर प्लांट भी इस्टेब्लिश कर सकते हो, वहाँ से आप पावर जनरेट कर सकते हो, हाइडल पावर। तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। ये सारी चीज़ों को आप प्रैक्टिकल दिखाओगे अपने बच्चों को तो वो काफ़ी कुछ सीखेंगे। बुक्स में तो पढ़ते ही हैं सभी। बराजेस की मदद से ही हम लोग आने वाले फ्लड्स को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। अब इसी नदी को देख लो ना, गंडक नदी की वजह से ही कई बार मोतिहारी और उसके आसपास के जगहों पर फ्लड आता है, और इस बराज की मदद से हम लोग उस फ्लड को प्रिवेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कभी ऐसा हो कि कभी बहुत ज़्यादा पानी आ गया, तो हम लोग इस बराज में उस पानी को होल्ड कर सकते हैं और धीरे धीरे इसको स्लोली रिलीज़ कर सकते हैं यहाँ पर बने हुए फाटकों की मदद से। और फिर स्लोली रिलीज़ करेंगे तो बाढ़ का जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। और बाढ़ आएगा तो आप जानते ही होंगे कितना डिवास्टेशन होता है, लोगों के घर बर्बाद होते हैं, पैसे बर्बाद होते हैं, खेत और फसल, और ना जाने कितनी डिस्ट्रक्शन होती है। आपको मैं एक बात बताऊं, ये जो बराज आप देख रहे हो गंडक रिवर के ऊपर, इस बराज का निर्माण इंडियन गवर्नमेंट नहीं करवाया है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि बिहार में भी कोई ऐसी जगह है। अब मैं वाल्मीकि नगर आया, वहाँ आपको जंगल देखने को मिला,
रिवर देखने को मिला, बोटिंग देखने को मिला, बराज देखने को मिला, कई सारे ऐतिहासिक टेम्पल देखने को मिले। मतलब वन स्टॉप टूरिस्ट स्पॉट है। और टूरिस्ट स्पॉट ही सिर्फ नहीं है, गवर्नमेंट ने भी इस पर बहुत ही सराहनीय काम किया है। और काम किया है तो मैं इसे मना नहीं कर सकता। यहाँ पर इतना अच्छे से रेस्ट हाउस, फॉरेस्ट हाउस, ट्री हाउस और क्या क्या मतलब गवर्नमेंट ने ही बनवा रखे हैं। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के भी बहुत सारे होटल्स, रिजॉर्ट्स वगैरह सब कुछ है। मतलब पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है टूरिस्ट के लिए। तो मैं बहुत ही हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप नेक्स्ट टाइम कोई जगह ढूंढ रहे हैं टूरिस्ट स्पॉट के लिए, तो आप बिहार से बाहर नहीं ढूंढे, एक बार अपने बिहार को भी देखने ज़रूर आएँ। मैं बहुत ही हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप आएँ, अपने बच्चों को लेकर के आएँ और दिखाएँ कि बिहार में घूमने के लिए भी काफ़ी अच्छी अच्छी जगह हैं। हम हमेशा टूरिस्ट स्पॉट खोजते हैं कि कभी कश्मीर चले जाएँ, हिमाचल चले जाएँ, नॉर्थ ईस्ट चले जाएँ, पर साउथ इंडिया चले जाएँ, पर बिहार में भी कोई ऐसी जगह है जहाँ पर जाया जा सकता है। और यहाँ का इकोसिस्टम भी काफ़ी अच्छा है। कनेक्टिविटी का थोड़ा बस इशू है कि दिन में अगर आप पटना से सोचोगे तो पटना से केवल और केवल एक ट्रेन है, लेकिन वो भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पटना से आप मुजफ्फरपुर आ जाओ और मुजफ्फरपुर से यहाँ पर बथेरे ट्रेन है बगहा आने के लिए, तो वो भी कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप कभी ना कभी इस जगह पर ज़रूर आओ। खैर चलिए, हम लोगों ने वाल्मीकि नगर ऑलमोस्ट कवर कर ही लिया है। अब हम लोग यहाँ से जाएँगे नेक्स्ट वैशाली, और उसके लिए सबसे पहले हमें तो अपने कमरे पर जाना होगा, अपना सारा सामान पैक करेंगे और उसके बाद ट्रेन लेंगे, उसके बाद ट्रेन बस लेंगे बगहा के लिए। तो मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया और अपने गेस्ट हाउस से मैंने चेकआउट कर लिया। अब यहाँ से मैं बस लूँगा और पहुँचूँगा बगहा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। दरअसल बात उन दिनों की है जब अंग्रेज़ इंडिया पर हुकूमत किया करते थे। उस समय वो यहाँ के किसानों को फोर्सिबली नील की खेती करवाया करते थे। नील मतलब इंडिगो। और नील की खेती करने का इतना दुष्प्रभाव पड़ता था कि अगर एक साल आपने नील की खेती करी तो 3 साल तक आपका ज़मीन बिल्कुल ही बंजर हो जाया करता था। तभी महात्मा गांधी को बिहार के किसानों के बारे में पता चला और वो इस जगह पर आए और उन्होंने इस जगह से ही नील सत्याग्रह का आंदोलन का शुरुआत किया। और यही वो जगह है जिसने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनवा दिया। खैर चलिए, अब यहाँ पर थोड़ी देर वेट करते हैं। अगर बस मिलता है तो यहाँ से बस लेकर के चलेंगे बगहा, नहीं मिलेगा तो शायद हमें गोल चौक जाना पड़ेगा, वहाँ से फिर बस मिलेगा बस स्टैंड से। पहले थोड़ी देर यहाँ पर वेट करते हैं, मिल जाए तो अच्छी बात है। 1 घंटे की बस जर्नी करने के बाद बस ने हमें ड्रॉप कर दिया बगहा के मार्केट में। वैसे ये जो बसेस थी वो सिर्फ बगहा तक ही नहीं, बेतिया तक जाती हैं। तो इन केस अगर आपको बेतिया जाना हो या फिर उसके पहले के किसी भी स्टेशन पर जाना हो तो आप बसेस से भी जा सकते हो। वैसे हमें तो आगे जाना था मुजफ्फरपुर और उससे आगे जाना था, तो हम सीधे रेलवे स्टेशन पर आ गए। तो थोड़ी देर में हमारी जर्नी होने वाली अवध एक्सप्रेस से मुजफ्फरपुर के लिए। 2 घंटे वेट करने के बाद अब हमारी ट्रेन आ गई है, अवध एक्सप्रेस। चलिए ट्रेन में बैठते हैं। ट्रेन हमारा पहुंच चुका है मुजफ्फरपुर, बज रहे हैं रात के 9। अभी जर्नी और भी आगे करना है। यहाँ से जाना है हाजीपुर और हाजीपुर के बाद वहाँ से जाना है वैशाली। लेकिन वहाँ का हम लोग जर्नी आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले भूख बहुत ज़्यादा लग गया है। तो चलिए पहले कुछ खाते हैं। स्टेशन से बाहर निकल चुके हैं, यहाँ पर कुछ होटल्स दिख रहे हैं, पहले कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद हम लोग आगे की जर्नी फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो जी खाना पीना हो गया, 4 बड़ी बड़ी रोटियाँ दे दी थी, खाया ही नहीं जा रहा था पूरा। खैर एनी हाउ फिनिश करके अब फिर से आ गया हूँ मुजफ्फरपुर जंक्शन पर। 10-15 मिनट में हमारी ट्रेन है, तो इंतज़ार करते हैं और फिर बोर्ड करते हैं हाजीपुर के लिए। हेडफोन, डाटा केबल, मोबाइल चार्जर, ब्लूटूथ। रात के बज रहे हैं 11 एंड ट्रेन ने हमें ड्रॉप कर दिया हाजीपुर में। अब यहाँ से हमें ट्रेन लेकर जाना है वैशाली और उसके लिए हमें 1.5 घंटे यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। रात के 12:30 बजे है हाजीपुर में एक ट्रेन जो कि लगभग 150 तक हम लोग को छोड़ेगा वैशाली में। आई हैड एन ऑप्शन कि मुजफ्फरपुर से मैं बस लेकर कहीं चले जाऊँ, लेकिन बस वाला ऑप्शन सेफ़ होता नहीं होता और बस कहाँ ड्रॉप करेगा ये भी इशू था। और ट्रेन से जाऊँगा, स्टेशन पर रेस्ट कर सकता हूँ, रात गुजार सकता हूँ, ये मुझे अच्छा ऑप्शन लगा। खैर चलिए, तो यहाँ पर थोड़ी देर 1-1.5 घंटे हमें वेट करनी है स्टेशन पर और फिर ट्रेन आएगा तो हम लोग चलेंगे वैशाली। तो मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा कट्टा हो चुका है मेरे खुद की गलती की वजह से। मैं रात में 1 बजे इंतज़ार कर रहा हूँ ट्रेन के आने का एंड अभी देख रहा हूँ तो ट्रेन 1 बजे दिन की थी। अब मैं क्या करूँ, मुझे इतनी गाली देने का मन कर अपने आप को। खैर चलिए, अब ये ट्रेन तो अब नहीं ले सकता हूँ। सुबह में एक ट्रेन है 7:45 में, अब उसे ही लेकर के जाऊँगा वैशाली। खैर चलिए, इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में एक नए जगह पर, तब तक के लिए बाय।